के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। दोस्तों, प्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज जी की इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ सभी युवा दोस्तों का, सभी श्रोता मित्रों का क्रम मार्गदर्शन में मैं आप सबका साथी दीपक तिवारी स्वागत करता हूँ। साथियों, कहते हैं भाषा संस्कृति है तो साहित्य संस्कार है। आज भाषा और साहित्य के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर गौतम जी। दोस्तों, आप सबको बता दें कि आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक हैं और जाने माने वक्ता और शिक्षाविद भी हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भाषा और साहित्य का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है? व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, भाषा से उसका सरोकार रहता ही है। एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में ठीक से यदि हम अपनी बात ना कह सके तो भला छात्र या विद्यार्थी कैसे उसको समझ सकता है? जी, इसलिए भाषा हमारे विचारों को और भावों के आदान प्रदान का साधन है। अतः किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील, राजनेता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जी, यदि उनको अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है तो उन्हें भाषा की आवश्यकता होती है। यदि किसी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्र का किसी साक्षात्कार के बाद सिलेक्शन ना हो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोसता है। बिल्कुल। और इस स्थिति में वह सोचता है कि यदि मेरी भाषा और अच्छी होती, यदि मैं अपने आप को और अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता जी, तो शायद मेरा चयन होता। बिल्कुल। इसलिए हम ये मानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में भाषा का महत्व युवाओं के लिए तो बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही सर। भाषा की अनिवार्यता तो जीवन के हर पक्ष को लेकर है। सर, एक चीज और देखने में आती है कि हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य के पोर्शन को लेकर जो साथी राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी किस तरह से रखनी चाहिए? उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें बताइए। हिंदी भाषा और साहित्य के माध्यम से रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। जी, उनमें भाषा और साहित्य निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये जरूर है कि ये ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय के रूप में उस तरह से उपलब्ध नहीं है जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में विषय के रूप में है जी, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र के रूप में है और समसामयिक निबंध लेखन भी महत्वपूर्ण है जी। और दोनों के लिए हमें भाषा और भाषा के व्याकरण को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, एक तो माध्यम भी हो सकता है हमारा कि हम हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहे होते हैं जी, और जब हम हिंदी माध्यम से परीक्षा दे रहे होते हैं वहां पर हिंदी में शुद्ध लेखन या वाक्य विन्यास, हमारी भाषा शैली महत्वपूर्ण होती है और चयन के लिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना रहेगा कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है और उसकी ओर विद्यार्थियों का निश्चित रूप से रुझान बढ़ा है। सर, एक बहुत ही आम समस्या जो हिंदी बेल्ट से मूलतः नहीं है उनके साथ आती है कि उनकी भाषा में व्याकरण की गलतियां बहुत होती है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? ऐसा इस कारण होता है कि हिंदी की जो प्रकृति है उसमें लिंग भेद को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे उनके कहे हुए भाव में या अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए उसका स्वागत होता है और वो ग्राह्य भी है और वो एक चलन में एक हिंदी का एक पैटर्न जैसा है जी, उसका हम स्वागत करते हैं। जी, बहुत सही बात आपने कही सर। भावना का महत्व है और हमेशा ही रहेगा, और अगर उसमें भाषा की शुद्धता शामिल हो जाती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। बिल्कुल। हाँ, उसमें फिर मैं एक चीज आपके साथ शामिल करूंगा कि जो हिंदी से अलग हमारी भाषाएं हैं जी, हिंदीतर प्रांतों की भाषाएं हैं, उनका भी मूल कहीं ना कहीं संस्कृत है जी। वो थोड़ा पहले हिंदी से अलग हुई होंगी लेकिन उनकी शब्दावली ज्यादा संस्कृत निष्ठ है और हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के समृद्ध करने में वो शब्दावली बहुत काम की है। बिल्कुल, वो हमारे काम की है, हिंदी उससे समृद्ध होती है। बिल्कुल, यानी कि संस्कृत का अध्ययन अगर किया जाए तो भाषा की शुद्धता बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। सर, उच्च शिक्षा एक ऐसा
क्षेत्र है जिसमें बहुत युवाओं का क्रेज बढ़ा है और युवाओं के अलावा जितने भी वर्ग के लोग हैं उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं और आप स्वयं भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा और साहित्य की कितनी संभावनाएं हैं। हाँ, पूरे देश में लगभग 90 करोड़ जनसंख्या संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करती है। जी। 60 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हिंदी पठन पाठन में उपयोग करती है। जी। लगातार उच्च शिक्षा के संस्थान खुल रहे हैं और जहां कहीं भी उच्च शिक्षा के संस्थान खुलते हैं वहां हिंदी एक विषय के रूप में जी। निश्चित रूप से सम्मिलित होता है। इस तरह से हिंदी न केवल देश में विदेश के भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। जी। तो उच्च शिक्षा अध्ययन में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन माध्यम के रूप में और हिंदी विषय के रूप में खूब हो रहा है। जी। यदि कोई हमारे युवा साथी स्नातकोत्तर हिंदी में विषय लेते हैं और उसको पास करते हैं, इसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट का टेस्ट है यूजीसी का, या स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं या पीएचडी जैसे शोधोपाधि की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उच्च शिक्षा में उनके लिए स्वर्णिम कैरियर बनता है। बिल्कुल। तो इस तरह से वो रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी की सेवा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से स्कूल शिक्षा में भी पीजीटी है, पीआरटी है, टीजीटी है, डाइट में शिक्षक या व्याख्याता के रूप में रोजगार उपलब्ध होते हैं। इसके लिए युवाओं को बीए या स्नातक की डिग्री चाहिए। इसके बाद यदि वो एजुकेशन बीएड की डिग्री लेते हैं और टीईटी पास करके इस क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और एक बेहतर कैरियर उनको मिलता है। बिल्कुल सर, ये तो बात परीक्षा की हो गई, लेकिन अगर तैयारी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन से लेकर हम लोग जितनी भी आगे की पढ़ाई करते हैं उसमें किस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि यदि हमें इन क्षेत्रों में जाना है तो हमें स्नातक स्तर से सतर्क होकर के पढ़ाई करना चाहिए। जी। सतर्क होने से तात्पर्य यह है कि वहां पर हमारा लक्ष्य ऐसा बने कि हम यदि इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो मूल विषय पढ़े जाएं। दरअसल हम भाषा बोल करके सीखते हैं। जी। इसलिए हम भाषा तो जानते हैं लेकिन भाषा के बारे में नहीं जानते हैं। जी। यदि हम भाषा के बारे में जान लेते हैं तो वहां से हमारा व्याकरण पुष्ट होता है। वहां पर जो प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जी। वो भाषा के व्याकरण से संबंधित होते हैं। बिल्कुल। और हम जो हिंदी सीखते हैं वो बोल करके सुन करके सीखे रहते हैं। जी। इसलिए हमें भाषा के साथ उसके व्याकरण को जानने की आवश्यकता होती है। जी। उसके लिए यदि हम सही संदर्भ पुस्तकें पढ़ें, रचनाकारों की मूल रचनाओं को पढ़ें जी, तो हम खुद भी आनंदित हो सकते हैं जी। और रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी को पढ़ते पढ़ाते राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। सर, साहित्य तो आनंद का ही विषय है और आपने बात पुस्तकों की है और साहित्य एक ऐसा विषय है जहां पर कुछ किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो आप कुछ किताबों का नाम हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? पुस्तकों के नाम तो इस तरह से थोड़ा बताना एक मुश्किल जैसा है, लेकिन संदर्भ पुस्तकें फिर भी यदि लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हों या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हों या व्यापम के आधार पर या कर्मचारी चयन आयोग के आधार पर युवा तैयारी कर रहे हों जी, तो भी उन्हें हिंदी व्याकरण की जो पुस्तकें हैं जी, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। व्याकरण की श्रेष्ठ पुस्तकें लंबे समय से हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, अच्छे रचनाकार हुए हैं, उनकी यदि हम पुस्तकें पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कुंजी और केवल ऐसी पुस्तकें पढ़ें जिनमें वर्तनीगत बहुत अशुद्धियां होती हैं, जिसके कारण हम शुद्ध लेखन भी नहीं सीख पाते हैं। उससे हमको बच करके श्रेष्ठ रचनाकारों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर ने। साथियों, अगर देखा जाए तो हमको मूल किताबें जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही फायदा मिलता है और एक अलग ही दृष्टिकोण हम विकसित कर पाते हैं। सर, अनुवाद का क्षेत्र बहुत ही पॉपुलर है, तो अनुवाद के क्षेत्र में जो युवा जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की संभावना है, हमें बताएं। अनुवाद दो भाषाओं के बीच सेतु का काम करता है जी, और जो अनुवादक है यदि उसे दो भाषाओं का बेहतर ज्ञान हो जी, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज हम कहते हैं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा जी, उसमें यदि उनकी पकड़ है तो पूरी की पूरी 21वीं शताब्दी उनकी मानी जा रही है कि अनुवाद की ही शताब्दी है। वाकई इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध हैं
और इसके माध्यम से यदि हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी का भी यदि वो अनुवाद बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं जी, तो उनके लिए न केवल अनुवाद अधिकारी के रूप में वो रोजगार प्राप्त करते हैं, वरन अनेक कंपनियां उनको अपनी वेबसाइट का भी हिंदी वर्जन, हिंदी संस्करण बनाना चाहती हैं, उसमें भी उनके लिए अवसर उपलब्ध हैं। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त हिंदी से जो इतर साहित्य है उसको हिंदी में भाषा में लाना, जी, यह भी अनुवाद का ही काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत सा साहित्य है, टेक्निकल साहित्य है, उसको भी अनुवाद के माध्यम से हिंदी को उपलब्ध करवाना, बिल्कुल। और इसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर प्रोत्साहन भी मिलता है, ताकि हमारे भी भाषा में इस तरह की पुस्तकें आ सके, और ये बिना अनुवादकों के संभव नहीं है। बिल्कुल। अनुवाद पर वर्तमान में काफी जोर है और काफी क्रेज भी है। इस क्षेत्र में युवाओं को जाना चाहिए। सर, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य विद्यार्थियों की पसंद बनती जा रही है, तो उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी में हिंदी साहित्य ऑप्शनल को लेकर, हमें बताएं। संघ लोक सेवा आयोग हमारे देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा है एक तरह से जी, और उसके माध्यम से बड़े पद पर चयन होता है, और इसके लिए हमारे युवा आशान्वित होते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं जी। निश्चित रूप से विगत 2 दशकों में हिंदी माध्यम से और हिंदी विषय को विकल्प के रूप में उसकी तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ी है, और यदि उनकी भाषा में पकड़ है और साहित्य में थोड़ा सा भी उनकी रुचि है, तो निश्चित रूप से अन्य विषयों की अपेक्षा कम श्रम करके इसमें अच्छी स्कोरिंग की जा सकती है जी, क्योंकि इसमें हमारा सहज ही रुझान होता है, और भाषा यदि हमारी ठीक है तो न केवल हिंदी वैकल्पिक विषय जो हमारा बना है उसमें, वरन माध्यम के रूप में हम निबंध जो लिखते हैं उसमें या अन्य जो विषय लेते हैं उसमें भी अच्छी स्कोरिंग होती है। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो संघ लोक सेवा आयोग का थोड़ा विस्तृत है, लेकिन अच्छा पाठ्यक्रम है। हिंदी भाषा है, उसमें नागरी लिपि है, इसके साथ में साहित्य और इतिहास रचनाकारों की मूल रचनाएं उसमें सम्मिलित हैं। जी, ऐसी रचनाओं पर आलोचनात्मक प्रश्न वहां पूछे जाते हैं जो तथ्यात्मक प्रकृति के होते हैं। जी, अतः इसकी तैयारी कर रहे युवाओं को जो पाठ्यक्रम है उसमें जो मूल रचनाएं सम्मिलित हैं, उन मूल रचनाओं का पाठ और हिंदी भाषा साहित्य की जो प्रामाणिक जानकारी है, हिंदी साहित्य के इतिहास हो, आचार्य शुक्ल का या नगेंद्र का, या जो उसका पाठ्यक्रम है कथा साहित्य का हो या कविताओं का हो या आलोचना का या उपन्यास का, उसको कम से कम उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। इसमें अपार संभावनाएं हैं प्रतियोगिता में, न केवल भागीदारी की, सक्सेस रेट भी इसमें अच्छा है जी, चयन की भी संख्या इसमें बेहतर है। जी, बहुत सही बात है सर। व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर देखना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। सर, कि हिंदी भाषा इसको लेकर रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं? हिंदी भाषा को लेकर के रोजगार की संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक सामान्य सी चर्चा दीपक जी आपसे करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा को कभी पहले रोजगार के रूप में देखा ही नहीं जाता था जी, क्योंकि साहित्य भी स्वांतः सुखाय जैसा होता है, उसमें क्या रोजगार होगा जी, ये कई क्षेत्रों में होती है। लेकिन आज भाषा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अंग बन चुकी है जी, सूचना प्रौद्योगिकी में सूचनाएं यदि जाएंगी तो वो भाषा के माध्यम से जाएंगी, बिल्कुल, और यदि भारत में सूचनाएं जाएंगी और सूचनाओं का माध्यम क्या होगा तो हिंदी बनेगा जी। इसलिए न केवल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंग्वेज इंडस्ट्री बन रही है, वरन अनेक क्षेत्र हैं। लेखन का पारंपरिक क्षेत्र हमारा हो सकता है जिसमें कवि बन जाना या साहित्यकार बन जाना, उस रूप में यदि भाषा आपके पास भाषा की पकड़ है, कल्पना शक्ति है, तो आप कवि बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र लेखन के अलावा फीचर लेखन है जी, और ऐसे तमाम नए काम हैं जो मीडिया का लेखन हो सकता है जी, जिनमें नए अवसर उपलब्ध हैं, और इन अवसरों के लिए युवाओं को देखना चाहिए। ये नए क्षेत्र हैं और जिन पर युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, इनमें भी स्वर्णिम कैरियर बनाया जा सकता है। जी, तो दोस्तों, आप सबने अभी सर से सुना भी कि बहुत सारी संभावनाएं हैं भाषा के क्षेत्र में भी। सर, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का चलन अभी तक व्यापक रूप से हो नहीं पाया है, तो ऐसे में जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं
उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हिंदी का जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदी के माध्यम से या कविता करके रोजगार पाया जा सकता है, ऐसी स्थिति नहीं थी जी। लेकिन अभी हिंदी 100 वर्ष में आगे बढ़ी है। इसके पहले हिंदी शासन प्रशासन की भाषा उस रूप में नहीं होती थी। संविधान में उसको राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद उसमें अब शासन और प्रशासन का काम होना है। शासन और प्रशासन का यदि काम उसमें होना है तो उसके लिए हमको हिंदी जानने वालों की आवश्यकता है जी। इसलिए शासन और प्रशासन स्तर पर हिंदी जानने वाले, एक तरफ तो हिंदी अधिकारी की आवश्यकता होती है, राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता होती है, दूसरी तरफ व्यापक स्तर पर हिंदी समाज के बीच जाकर के उनको काम करना होता है जी। अतः अनिवार्य हिस्सा हिंदी भाषा और व्याकरण का किसी न किसी रूप में सम्मिलित ही है। बिल्कुल। और उन्हें निश्चित रूप से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देनी हो तो उसमें आधार रूप में हिंदी अंग्रेजी का पाठ्यक्रम एक निश्चित रूप से उसको पढ़ना ही होता है। उससे उनकी भाव भाषा अभिव्यक्ति शैली का पता चलता है। इसलिए निश्चित रूप से युवाओं के लिए भाषा और साहित्य का एक सामान्य अध्ययन तो होना ही चाहिए जी। यदि वो रोजगार चाहते हैं, कैरियर तलाशते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनको अपनी वाणी और अपनी भाषा ठीक रखनी ही चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। अभी जो दौर चल रहा है उसमें देखा जाता है कि जो साहित्यिक पृष्ठभूमि से नहीं है वे भी हिंदी में लगातार लेखन कर रहे हैं। तो जो हमारे दोस्त, हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि हिंदी की नहीं रही है, तो आप क्या देखते हैं सर कि उनमें भी संभावनाएं हैं? दीपक जी, ये बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके बीज अब देखने को मिलते हैं और अंकुरण हो चुका है जी। जो छात्र 12वीं के बाद टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं जी, या कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, वह छात्र भी स्नातक करने के बाद या स्नातकोत्तर करने के बाद वो साहित्य की ओर मुड़ते हैं और हिंदी में स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रवेश लेते हैं जी। और प्रवेश के बाद हम देखते हैं कि वो प्रथम वर्ष में ही राष्ट्रीय पात्रता जैसी परीक्षा पास कर रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि हिंदी को जो पढ़ने वाले सामान्य हमारे पारंपरिक बच्चे हैं जो बीए से आते हैं और एमए करते हैं जी। उनकी अपेक्षा इन दूसरी शाखाओं से पढ़ करके आने वाले अदर ब्रांचेस से, अदर स्ट्रीम से आने वाले बच्चों में प्रतिभा ज्यादा होती है और उस प्रतिभा का फायदा हमारे साहित्य और भाषा को मिलता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से उससे हमारी भाषा और साहित्य समृद्ध होता है और इस तरह से हिंदी अन्य विषयों में पठन पाठन का प्रचार प्रसार का माध्यम बनती है। यदि कोई बीटेक किया हुआ विद्यार्थी हमारे पास आता है तो उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीटेक की कोई पुस्तक वो हिंदी में लिख सकता है जी। आजकल हिंदी मीडिया के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रही है जी। अखबार, प्रिंट और पत्र पत्रिकाएं तो पुराना माध्यम हो चुकी, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनल्स, वेब मीडिया के माध्यम से युवा खूब हिंदी लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। जिनको सामान्य तौर पर साहित्यिक बिरादरी में प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके ब्लॉग पढ़े जाते हैं और वहां पर उनको वह ख्याति मिलती है। तो एक नया तबका हिंदी और साहित्य के पठन पाठन का भी है, जहां पर उनको पैसा भी मिलता है, यश और कीर्ति भी मिलती है। यह क्षेत्र युवाओं के लिए नया है और स्वस्फूर्त जैसा है, जिसमें युवा खूब कैरियर बना रहे हैं। किसी शायर की पंक्तियां हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। साथियों, आप लोग जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में है, यदि आपके अंदर आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, तो आप सब सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आप सब समृद्ध हुए होंगे, आप सबको नई नई जानकारियां मिली होंगी। सर, आपने आज हमारे स्टूडियो में आकर हमें इतनी जानकारियों से समृद्ध किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।